व्हाट्सअप कॉन्फ़िगरेटर यश हियर एंड आज का हमारा रैंडम क्वेश्चन है Given an array of distinct integers, return all the possible permutations. अब ये क्वेश्चन अगर सिंपल से वे में मैं अपने वे में समझाऊं तो दो रास्ते से सॉल्व कर सकता हूं। मैं उन दो रास्तों को, पहला रास्ता होता है बहुत प्यारा सिंपल सा प्योर रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है, जिसकी बारे में हम बात इस ट्यूटोरियल में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है जिसका नाम लेने से मोस्ट ऑफ द बिगनर कोडर डर जाते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता उस वाले रास्ते को हम इस ट्यूटोरियल में सही से एक्सप्लेन करेंगे। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको A to Z पूरी थ्योरी वाइज समझनी है तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना, और अगर डायरेक्ट कोड से समझ पाते हो, इतने अगर फाड़ कोडर हो आप, तो डायरेक्ट दिए गए टाइमलाइन पे आप जाके देख सकते हो कि मैंने कैसे कोड किया है। उसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, शायद समझ में आ जाए। नहीं है तो पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। सेकेंड चीज़ और क्या बताने वाला था मैं इसमें कि हाँ, अगर ये पूरा ये क्वेश्चन करने के बाद बेसिकली इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, ये क्वेश्चन सीखने के बाद अब क्या क्या और क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो। इन फ्यूचर में वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट के बाद में कोई नया कॉन्सेप्ट ही ला रहा हूँ, एक ऐसा नया क्वेश्चन जिसमें कुछ नया ही होगा, ठीक है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन जरूर फॉलो करते रहना, क्योंकि कुछ अगर मैं भूल जाता हूँ बोलना तो वो उधर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। इस क्वेश्चन का करते हैं मामला खत्म। हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक मैथ रिवाइज करके, ठीक है। तो बचपन की मैथ से जो करे प्यार, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक की मैथ रिवाइज करके। तो यार परम्यूटेशंस क्या थे, हम 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे यार। परम्यूटेशन का मतलब होता है चीजों को उल्टा सीधा आगे पीछे अरेंज करके, ठीक है। आप जितने भी अलग अलग अरेंजमेंट बना सकते हो, दैट्स कॉल्ड परम्यूटेशन। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने तुमको बोले कि भाई तुझे मैंने 4 नंबर दिए, चार चार बड़ा हो जाएगा बहुत, 3 नंबर दिए, ठीक है। तो मान लो वो 3 नंबर आपके हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 एंड 4, ठीक है। आपको ये 3 नंबर यूज करके जितने भी पॉसिबल नंबर्स बना सकते हो, ये 3 डिजिट यूज करके जितने भी पॉसिबल नंबर्स बना सकते हो वो बना दो मेरे लिए, ठीक है। देखा, अरे यार ये छोटी सी बात, आप हाल बनाने बैठ जाओगे क्योंकि आपको 11 12 बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि ऐसा करता हूँ मैं, पहला नंबर बनाऊंगा 2 3 4, खुद ये 234 पहला नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, 2 को आगे रहने देता हूँ, 3 और 4 की पोजीशन चेंज कर लेता हूँ मैं, तो वो 4 3, ऐसे कर करके दिमाग चला चलू के आप बना लेते हो सारे नंबर। ये 2 4 तो जाएगा 3 4 2, ठीक है। राइटिंग बहुत सुंदर आती है मेरी, तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो माफ कर देना यार, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पाता मैं भी इसमें, बट आई थिंक तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। फिर आपका आएगा 4 2 3 एंड देन 4 3 2। तो बेसिकली आपके पास ये 6 नंबर बन रहे होंगे, ठीक है। तो और मैथ्स ये हो गई, बेसिकली आपने फॉर्म कर लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये टोटल नंबर जो 6 आए ये कैसे आए, तो आपको वो 11th मैथ में पढ़ चुके हो कि अगर आपको जब n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कोडिंग में पूछूं कि भाई आपको n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए जाएंगे, आपको सिंपल सा इतना बताना है कि उनके कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, तो आप डायरेक्ट फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल का कोड करके मेरे को दे दोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। वो बच्चों वाली चीज है यार, आप एलकेजी यूकेजी में करते हो, आ रहे हो फर्स्ट ईयर में आराम से कर लोगे, बात ही नहीं है। अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अपना क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अपने को नंबर कितने बनेंगे वो नहीं बताना, अपने को बताना है ये नंबर क्या क्या होंगे, वो नंबर प्रिंट करवाना है। ये 234 करवाना है प्रिंट, ये 243 प्रिंट करवाना है। इसमें चलेगी थोड़ी सी बचपन की मैथ, थोड़ा सा बेसिक कोडिंग का लेवल और अपनी बुद्धि, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे अपन इसको क्वेश्चन का मामला खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार इस क्वेश्चन का मामला खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने नंबर तो ये बना लिए, ठीक है। अब मेरा टारगेट है इसको कंप्यूटर को कैसे समझाना है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं बचपन की मैथ की, कि यार एक्चुअल में क्या था। मेरे पास अगर 3 डिजिट है तो ऑफकोर्स सी बात है, इससे मेरे जितने भी नंबर बनेंगे वो सब 3 डिजिट के ही होंगे। 5 डिजिट्स यूज करने को दिए तो जो भी नंबर बने वो 5 डिजिट का होगा, राइट। ऐसा तो मेरे पास बेसिकली 3 डिजिट होंगे, राइट। जो भी नंबर बनेगा उस नंबर पे 3 डिजिट होंगी। ये नंबर्स मैंने कैसे बनाए थे, मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा 11 में पढ़ा था यार, कि एक्चुअली में हम एक्चुअली ऐसा कर रहे होते हैं
यार ये पहली जगह भरने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं, या तो मैं इसमें 2 डाल दूं या 3 डाल दूं या 4 डाल दूं, राइट। तो बेसिकली इस पोजीशन को भरने के पास मेरे पास 3 रास्ते हैं। अब यहाँ पे जो भी नंबर मेरा यूज हो गया वो मैं आगे कभी यूज नहीं कर सकता, राइट। वो नंबर तो वो डिजिट तो मेरी इस्तेमाल हो गई। तो अब दूसरी पोजीशन भरने के लिए मेरे पास क्या है, 2 ही रास्ते होंगे, क्योंकि एक नंबर तो यहाँ पे यूज हो चुका होगा। अब ऐसी पहली वाली ये वाला लास्ट पोजीशन भरने के लिए मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, और क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला पोजीशन भर के क्या मेरा नंबर बनेगा, नहीं, मेरे को तीनों पोजीशन साइमल्टेनियसली भरनी होंगी, ठीक है। तो हमने बहुत जैसे मैथ में पढ़ा था कि जब हमारा एक काम करके काम कंप्लीट ना हो, नहीं ठीक है, मल्टीपल काम करने से काम एग्जैक्ट काम आपका कंप्लीट हो रहा हो, तो वो सारे काम आपके किस में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे होते हैं। तो बेसिकली 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा होगा आपका, ठीक है। एंड 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नथिंग, इट इज 3 फैक्टोरियल, जिसका आंसर 6 आता है, और हमारे 6 डिफरेंट नंबर्स वो ये सारे बनने वाले हैं, राइट। ऐसा तो हमने ये बेसिक मैथ थोड़ी और थी जो भी रिवाइज कर ली। अब कोडिंग में देखो, कोडिंग में कैसे चीजें ऑब्जर्व करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपका एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको भाई एक एरे दे रखा होगा ऑफ n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो बेसिकली आपके पास n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे, जैसे मान लो a1 a2 a3, ऐसे करते करते आपके पास n डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे। आपको इन्हीं सबको उल्टा सीधा अरेंज करके अलग अलग पॉसिबल नंबर्स बना रहे हैं। ये बेसिकली आपके डिजिट्स हैं, ठीक है। बार बार नंबर बोल रहा हूँ, बट डिजिट है, बेसिकली डिजिट बोलो, ठीक है। इन डिजिट्स को अरेंज उल्टा सीधा करके वो नंबर्स बनाने हैं। तो ठीक है यार, मैंने पिछली चीज ऑब्जर्व करी, इतना तो मैं समझ गया कि भाई आपके अगर n डिजिट्स दे रखे हैं तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, n डिजिट के ही होंगे, ठीक है। तो मान लो फॉर मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 डिजिट का सिंपल सा एग्जांपल, कि मेरे पास भाई 3 खाली जगह है, ठीक है। ये 3 खाली जगह है, ठीक है। अब थोड़ा पैटर्न अपना ऑब्जर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, जैसे ये 3 मेरी खाली जगह है, राइट, ये 3 खाली जगह, मैंने देखा है पहली पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज ये देखी कि मैंने नोटिस क्या क्या किया था। पहली चीज ये, चाहे वो मेरी फर्स्ट पोजीशन हो, सेकंड पोजीशन हो या थर्ड पोजीशन हो, ठीक है, हर एक पोजीशन पे हर डिजिट को एक एक बार आने का मौका मिल रहा है, ठीक है। नहीं यकीन है, देख लो। पहली पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पहली पोजीशन में मेरा 2 भी आ गया, ठीक है, फिर 3 भी आ गया, फिर 4 भी आ गया, ठीक है। ऐसी सेकंड पोजीशन की बात करूं तो 3 4 2 कभी ना कभी आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी थर्ड पोजीशन की, तो यार मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास जो भी n डिजिट्स दे रखे होंगे तो मेरे पास n खाली जगह आएंगी, ठीक है। और हर एक जगह पे मुझे हर एक नंबर एक एक बार लाना है, सही बात है। अब मैं तुमसे पूछूं कि मान लो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन अपना इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक खाली जगह है और तुम्हें उस एक खाली जगह पे array में जितनी भी नंबर्स दे रखे हैं, जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं, वो सारी तुम्हें एक एक बार करके लानी है, तो तुम क्या करोगे, हैं क्या करोगे, बताओ। तुम सिंपल सा ये दिमाग लगाओगे यार कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लगाएंगे हम एक छोटा सा फॉर लूप, और वो फॉर लूप क्या करेगा, आई को 0 से n तक चल रहा होगा, जहां पर n जो है वो एरे का साइज है, ऑफ कोर्स, ठीक है। और इस खाली जगह में मैं डाल रहा हूँ एरे आई। अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं तो क्या जो मैंने ये बात बोली वो फुलफिल हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर मैं ये फॉर लूप इस खाली जगह पे लगाऊं, इस पोजीशन पे लगाऊं, तो क्या होगा, एक एक करके पहले a1 इसमें टपकेगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, फिर an सारे आ जाएंगे। तो इस वाली पोजीशन में सारे एड्रेस आ रहे होंगे, ठीक है। और मैंने अभी ऊपर बताया कि जितनी भी आपकी खाली जगह है हर एक पे वो नंबर, सारे नंबर को कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उधर आने की। तो बेसिकली ऐसा फॉर लूप हर जगह आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, सिंपल सा मैंने ये बेसिकली फॉर लूप हर एक लोकेशन हर एक पोजीशन में मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब जब थोड़ा ध्यान से सोचो कि अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे जो नंबर थे वो 2 3 और 4 थे ना, तो हुआ गया यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल 0 पोजीशन पे आपका बेसिकली ये एरे है, राइट, 0 1 2। तो बेसिकली ये लूप 0 1 2 बार चलेगा, तो इधर आपका 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। और अगर मैं टोटल नंबर बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा,
जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आ गया होगा 2, तो बेसिकली आपके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स बन रहे होंगे। इसमें आपका 2 भी होगा, 2 भी होंगे, ठीक है, 2 ऐसे भी नंबर्स होंगे, मतलब डिजिट्स आपकी रिपीट भी हो रही होंगी। आपके जो ऊपर जितने भी परम्यूटेशन थे ये तो होंगे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे जो आपको नहीं बनाने थे, बिकॉज आपके पास एक डिजिट एक ही बार है, आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे यार भैया मतलब इतना लॉजिक तो समझ में आ गया कि मेरे को हर एक पोजीशन में ये फॉर लूप चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा रीफैक्टरिंग हमको ये करनी है कि अगर कोई डिजिट पिछली पोजीशंस में यूज हो चुकी है तो वो इस पोजीशन पे आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब पहली पोजीशन में कोई रट्टा ही नहीं है, पहली पोजीशन में सारे आएंगे, ठीक है, उसका तो रट्टा ही नहीं है, बट क्या है दूसरी पोजीशन से क्या होगा, जो पहली पोजीशन पे आ चुका है वो यहाँ नहीं आना चाहिए, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर यूज हो चुका है। ऐसी तीसरी पोजीशन पे क्या होगा कि पहली दूसरी पोजीशन पे जो आ चुके हैं वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो एक छोटा सा रिफैक्टर मैं ये कर सकता हूँ इन फॉर लूप्स में, यार मैं इस फॉर लूप में चेक करूंगा इफ नंबर जो है, मतलब एक्चुअली डिजिट बोल दो यार, बार बार नंबर बोल रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि इफ जो मेरा डिजिट है, डिजिट नॉट अकर्ड, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा फंक्शन बना पाता हूं, ठीक है, जो मेरे को बताएगा कि डिजिट पहले आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, यूज हो चुकी है नहीं हो चुकी है। तो अगर डिजिट नॉट अगर मतलब डिजिट यूज नहीं हुई है तो वो तो खाली जगह पे उस पोजीशन पे नंबर आप डाल सकते हो। तो होगा क्या, ये फॉर लूप चल रहा होगा 0 से लेके n-1 तक, हर एक पोजीशन पे पहले जीरो वाले एरे 0 डल रहा होगा तो चेक करेगा पहले एरे 0 क्या पहले यूज हो चुका है, ठीक है। तो आपका फंक्शन रिटर्न करेगा कि हाँ भैया यूज हो चुका है, तो आप उस पोजीशन पे वो नहीं डालोगे। फिर एरे 1 पे आओगे, ऐसे उसके लिए भी चेक कर रहे होगे, तो मान लो एरे 5 वाला जो नंबर है, 5th पोजीशन का जो नंबर है वो पहले कभी यूज नहीं हुआ, तो वो आप उसको डाल दोगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाओगे, राइट। सेम चीज, ये सेम चीज मुझे ये सेम वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे भी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट को इधर भी कॉपी कर लूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, क्योंकि ये मेरी खुद फर्स्ट पोजीशन में। इस अगर मैं यहाँ पे ये वाला इफ डाल भी दूं तो भी ये हमेशा क्या देगा, नॉट अगर, क्योंकि इससे पहले कोई भी नंबर कभी यूज हुआ ही नहीं होगा, तो हमेशा मुझे ट्रू 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 बोलेगा कि हाँ भाई, तो मतलब कभी वो डिजिट अकर नहीं हुई है। तो बेसिकली पहली वाली पोजीशन के लिए सारे के सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे होंगे, सारे के सारे नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो सेकंड थर्ड एंड सब्सिक्वेंट पोजीशंस के लिए आ रही होगी। तो क्या ये वाली बात समझ में आती है कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगा रहा हूँ, राइट, कि मेरी पहली पोजीशन में ऐसे फॉर लूप चल रहा होगा, दूसरी भी एक ऐसा फॉर लूप चल रहा होगा, तीसरे ऐसा फॉर लूप चल रहा होगा, ठीक है। अब एज अ कोडर जो मेरे को बचपन में जो प्रॉब्लम आती थी, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता था ये फॉर लूप मेरे नेस्टेड में आएंगे कि अलग अलग मैं लिखूंगा इन्हें, ठीक है। तो सिंपल सा इसका अगर बहुत ही सिंपल वे में बताऊं यार ट्रिक, तो सिंपल सी बात ये है यार, हम उस बचपन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो जहां पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, रट लो कि आपके जो फॉर लूप आएंगे वो आपके नेस्टेड फॉर्म में आ रहे होंगे, ठीक है, ऐसा। तो कितने फॉर लूप आएंगे, जितनी खाली जगह है हमारे पास, ठीक है, तो 3 खाली जगह 3 फॉर लूप नेस्टेड में, n खाली जगह तो n फॉर लूप नेस्टेड में, ठीक है। अब रीजन क्या है उसका नेस्टेड में, उसका थोड़ा सा मैथमेटिक लॉजिक में मैं दे देता हूँ। यहाँ पे क्या था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 3 जगह थी, मान लो ये वाली जगह अभी m तरीकों से भरी जा रही है और ये वाली जगह भी n तरीकों से भरी जा रही है, तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो m इंटू एम ही तो आंसर आ रहा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल m इंटू एन। तो वो फॉर लूप में m इंटू एन की फंक्शनलिटी कैसे ला रहे होगे, जब आपका पहला वाला फॉर लूप m बार चल रहा हो और उसके अंदर का कोई एक ऐसा फॉर लूप जो n बार चल रहा हो, तभी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू एन होती है, राइट। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरा लॉजिकल थिंकिंग इसकी ये थी सिंपल सी कि यार आप क्या कर रहे हो, आप पहले 2 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन है वो बना रहे हो, तो मतलब पहली पोजीशन पे 2 रहेगा ही रहेगा और बाकी पोजीशंस पे नंबर चेंज हो रहे होंगे, फिर इस पे आपका कोई नंबर चेंज हो जाएगा फिर चेंज हो रहे होंगे, तो बेसिकली वो नेस्टिंग से ही हो पाती है, राइट। तो हमारा ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि ये नंबर्स मेरे, ये फॉर लूप मेरे नेस्टेड फॉर्म में आएंगे कि सेपरेट सेपरेट अलग अलग लाइन पे मैं लिख दूं अलग अलग बाहर एक दूसरे के, ठीक है। तो ये चीज भी हम समझ गए कि बेसिकली यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, तो ये सारे फॉर लूप नेस्टेड में आ रहे होंगे। तो चलो इतना और लॉजिक बिल्डअप हो गया, तो हम 2 चीज यहाँ पे सीख गए कि भाई ये फॉर लूप हर एक पोजीशन पे मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है, और सारे फॉर लूप मेरे नेस्टेड में आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा आपको एज अ बिगनर, जो मुझे भी आता था यार, अब कितने फॉर लूप, ये क्या मैं इटरेशन से करूँ कि रिकर्जन से, ठीक है। तो सिंपल सा यार ये आप खुद आंसर कर सकते हो। क्या आपको पता है कि कितने फॉर लूप लगाने हैं,
क्योंकि इटरेशन में तो आप हार्ड कोड करके डालोगे ना कि भैया 3 ही फॉर लूप एक के अंदर एक आएंगे, 4 फॉर लूप एक के अंदर एक आएंगे, क्या वो डिसाइड कर सकते हो? सिंबल्स है, नहीं कर पाओगे। क्यों? जितनी खाली जगह होंगी, जितनी आपको डिजिट्स दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ फॉर लूप्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो आप एक इटरेटिव सॉल्यूशन इसका नहीं लिख सकते तब तक जब तक आपको एकदम डेफिनेटली ठोक बजा के कोई कह ना दे कि भाई मैं हमेशा 4 नंबर तेरे को दूंगा। अगर 4 डिजिट तेरे को हमेशा मिल रही होंगी तो तुम हमेशा 4 नेस्टेड फॉर लूप लगा सकते हो और आपका आइटरेटिव सॉल्यूशन काम करेगा। बट यहाँ पे एन नंबर्स की बात हो रही है, एन डिजिट्स की बात हो रही है, तो सिंपल सा है, आप फॉर लूप की नेस्टिंग रिकर्जन से ला सकते हो। कैसे? सिंपल सा, मान लो एक एग्जांपल कि मान लो मेरा कोई रिकर्सिव फंक्शन है, मान लो ये मेरा एक रिकर्सिव फंक्शन है। अगर मान लो इसके अंदर मैं एक फॉर लूप लगा दूं, एक फॉर लूप है इसके अंदर, और इस फॉर लूप के अंदर मेरा दोबारा वो रिकर्सिव फंक्शन अगर कॉल हो रहा होगा तो क्या होगा? देखा जाए तो वही होगा। इस रिकर्सिव फंक्शन को तुम दोबारा किससे रिप्लेस कर सकते हो? इसी पूरे फंक्शन से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यार, आपका रिकर्सिव फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा पहला फॉर लूप, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये जो रिकर्सिव फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है इसको मैं इसी की डेफिनेशन से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या आएगा? आपको दोबारा कुछ ऐसा ही फंक्शन आ रहा होगा, फॉर लूप आपका, और उसके अंदर दोबारा एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिकर्जन की वो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देती है फॉर लूप को नेस्टिंग में लगाने की। अब अगर तुम इस रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा रिप्लेस कर दो इसी की डेफिनेशन से तो एक और 3 फॉर लूप आ जाएंगे, राइट? तो ये नेस्टिंग से आप रिकर्जन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं कि हमें करना क्या है, हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन लगाना है, हर एक पोजीशन में हम फॉर लूप लगा रहे होंगे। ठीक है, और हर एक पोजीशन के हम चेक कर रहे होंगे क्या वो नंबर पहले आ चुका है, अगर नंबर आ चुका है तो यूज नहीं करेंगे उस पोजीशन के लिए, है ना, और अगर नंबर नहीं आया तो यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं कोडिंग लॉजिक, यार थोड़ा सा बस इतना ही सोचना था, अब बस कोड करना देखते हैं। बहुत से बच्चों को वही प्रॉब्लम आती है, कोड कैसे करें, या कोड देखते हैं कोड में कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार और सही से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन वही है यार, गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस। ठीक है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। जैसे आपके 1 2 3 आपको अगर ये डिजिट्स दी गई हैं तो आप बेसिकली ये सारे नंबर्स बना सकते हो, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 एंड ऑल। ठीक है, ऐसा 0 1 के साथ 0 1 या 1 0 ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, बिकॉज कंस्टेंट्स देखकर मैं हमेशा कहता हूँ आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी तक का कोड कर सकते हो। और बाद में जब मैं आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि बेसिकली रफली कितनी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कंस्टेंट्स क्यों सिर्फ 6 तक दिया है, कि जो आपका जो भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स दी जाएंगी वो सिर्फ 6 तक है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और सारे इंटीजर्स यूनिक है, ये ऑलरेडी बोल रखा है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन करना कैसा है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे यार अगर पढ़े अपने को ये फंक्शन कैलकुलेट करना है जिसमें अपने को रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली वही है कि बेसिकली आपका जो नंबर आप जो बना रहे हो वो नंबर भी एज अ वेक्टर है, मतलब एज ए एरे है। वो आप ऐसे बहुत सारे आपके नंबर्स बनेंगे, राइट? ये जो आपके बहुत सारे ऐसे नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक ये आपका एक वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आप एक करंट नंबर बोल देता हूं मैं अभी इसको। ठीक है, तो ये करंट नंबर हो गया, ये करंट नंबर हो गया, ये करंट नंबर हो गया। तो बेसिकली ये सारे इतने सारे वेक्टर्स का क्या है, एक बड़ा सा वेक्टर है। तो बेसिकली वेक्टर वेक्टर्स इसलिए इसने रिटर्न टाइप मांगा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरा जो आंसर है वो काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एएनएस, और मैं ये एएनएस को फाइनली रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो मैं ये इस एएनएस को कुछ कुछ करने के बाद रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज अब मुझे अच्छे से बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो भी करंट नंबर बन रहा होगा, जैसे मान लो ये मेरा एक करंट नंबर बोला मैंने उसको। ठीक है, ये करंट नंबर मेरा क्या एक एरे ही होने वाला है। ठीक है, एक वेक्टर होने वाला है। तो इस करंट नंबर की हमेशा साइज भी क्या होगी, चाहे वो ये वाला नंबर ले लो चाहे ये नंबर, कोई भी नंबर ले लो यार, हर एक परम्यूटेशन में जो साइज होगी वो उतनी ही होगी जितने आपको डिजिट्स दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ कि भाई मैं एक डमी एक एरे बनाता हूँ जिसको मुझे फिल करना है। ठीक है, तो मान लो उसका नाम बोल देता हूँ करंट नंबर, कि मेरा अभी एक्चुअल में करंट नंबर क्या बना, और इसकी मेरी साइज होगी जो कि मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स देगी, मतलब एरे की जो साइज। ठीक है, ये तो मैंने एक खाली करंट नंबर बना लिया। तो ये पहली वाली लाइन लिखकर बेसिकली क्या होगा, या थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, सॉरी भूल गया। ठीक है, ये लाइन नंबर 7 की लाइन लिखकर क्या होगा, बेसिकली मेरा मेमोरी के अंदर एक ऐसा खाली एरे
गार्बेज वैल्यू वाला एरे जिसका साइज n साइज होगा ये, ठीक है, n साइज का एक खाली एरे बन गया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे बेसिकली इसकी ये सारी पोजीशंस ही भरनी है, तो अपना वही लॉजिक जो भी बनाया, ठीक है। तो मैं उसके लिए मान लो ऑफ कोर्स मैं समझ गया था रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन फॉर एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, नाम हेल्पर मान लो अभी के लिए, ठीक है। एक हेल्पर फंक्शन में बनाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या मुझे कौन सा नंबर बनाना, अपने करंट नंबर भर रहा हूँ, तो मैं इस करंट नंबर को पास करूंगा, ठीक है। करंट नंबर पास कर रहा हूँ, मेरे को डिजिट्स चाहिए तो मैं इस एरे को भी पास कर रहा हूँ, और मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं अभी कौन सी पोजीशन पे हूँ, मतलब ये जो नंबर मैं जो अपना ये जो करंट नंबर बना रहा हूँ तो इसकी कौन सी पोजीशन पे हूँ, राइट, मतलब इस कौन सी पोजीशन में मैं डिजिट डाल रहा हूँ। तो इनिशियली तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, राइट, मतलब ये 0 पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 1 पे डाल रहा हूँ, फिर 2 पे डाल रहा हूँ, 3 पे डाल रहा हूँ, ठीक है ऐसा। तो अभी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और कुछ चाहिए क्या इसमें हेल्पर फंक्शन में, वो आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली मेरा ये हेल्पर कुछ ऐसे रहने वाला है, ठीक है। वेक्टर इंट करंट नंबर बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। और मेरे जो डिजिट्स हैं वो इसमें हैं, ठीक है। और मैं किस पोजीशन पे हूँ फिलहाल वो मेरे को इस पॉस नाम के वेरिएबल से पता चलेगा, जो कि अभी इनिशियली आपका 0 है, ठीक है। लॉजिक वही था, मैं क्या कर रहा था, अपनी हर पोजीशन के लिए, करंट नंबर की हर पोजीशन के लिए मैं एक एक करके सारी डिजिट्स को डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंट आई को 0, आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, और अपनी करंट नंबर की जिस भी पोजीशन पे मैं खड़ा हूं उस पोजीशन पे मैं एक एक करके सारी डिजिट्स डाल रहा हूँ। तो ये लूप वही करेगा, राइट, कि तुम एरे जो तुम्हारा इनपुट एरे है, इनपुट डिजिट्स है, उन सारे पे तुम इटरेट कर रहे हो और एक एक करके उस जिस जो भी खाली पोजीशन में तुम खड़े हो उस पर तुम एक एक करके नंबर डाल रहे हो। बट हमने बहुत अच्छे से देखा था कि हमें इससे पहले एक चेक लगाना पड़ेगा कि इज डिजिट, ऐसा नाम बोलते हैं, डिजिट नॉट यूज्ड, डिजिट नॉट यूज्ड, ठीक है। अगर ये इफ से, अगर ये इफ ट्रू रिटर्न करता है मतलब मेरा डिजिट यूज नहीं हुआ है, तभी मैं उस खाली पोजीशन में डाल रहा हूँ। अगर समझो ये मतलब बेसिकली डिजिट नॉट यूज मेरे एक ऐसा फंक्शन होने वाला है जो कि मेरे को रिटर्न करेगा कि मेरे डिजिट पहले यूज हो चुकी है क्या, नहीं हुई है तो मैं डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, ठीक है वैसा। तो डिजिट नॉट यूज में मुझे क्या क्या पैरामीटर्स भेजने होंगे, एक तो मेरा ऑफकोर्स करंट नंबर, कि भैया मेरा जो करंट नंबर जो एरे है उसमें क्या क्या डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो ये, ठीक है। दूसरा, मैं कौन सी डिजिट चेक कर रहा हूँ, तो एरे आई, ये डालनी है कि नहीं डालनी है। तीसरा, मैं अभी जो भी अगर मान लो पॉज पोजीशन पे खड़ा हूँ, करंट नंबर की पॉज पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो मेरे को पिछली पोजीशन से चेक करनी है, तो पॉज -1, 0 से लेके पॉज -1 तक मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या जो डिजिट है वो मतलब अकड़ तो नहीं हो गई है। तो मैं बेसिकली पॉज भेजूंगा इधर, और ये फंक्शन मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। इसका मैं ऐसे लिख लेता हूँ यार, डिजिट नॉट अकर्ड, ये वेक्टर मेरा करंट नंबर आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि अकड़ हो चुकी कि नहीं हो चुकी, और मेरी किस पोजीशन तक चेक करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं ये कर सकता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन पॉज तक, मतलब पॉज के पीछे तक, इसलिए मैंने लेस देन लगाया इधर, इक्वल टू नहीं लगाया, कि पॉज प्लस पीछे तक मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, अगर मान लो मेरा करंट नंबर में कभी वो डिजिट मैच हो जाती है तो मतलब नंबर आ चुका है, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि ये फंक्शन का नाम है डिजिट नॉट यूज्ड, तो मतलब डिजिट तो यूज हो चुकी है, ठीक है, अगर ये मैच हो रहा है तो। और अगर मान लो ये फॉर लूप कभी मैच नहीं किया तो मतलब मेरी डिजिट कभी यूज नहीं हुई है। तो ये फंक्शन सिंपल सा समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली पॉज की पीछे वाली पोजीशन तक चेक कर रहा हूँ, माइक कहीं कर रहा है ना यार, ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो पॉज की पीछे वाली पोजीशन तक मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो नंबर आ चुका है, अगर, क्योंकि फंक्शन का नाम मैंने लिखा है डिजिट नॉट यूज्ड, अगर नहीं आया तो मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, और आ चुका है मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। तो क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या ये फॉर लूप हमारा काम करेगा, ठीक है। और इसमें हम, क्योंकि हमने जो इससे हमारा वो पोजीशन अलग अलग नंबर से भर जाएगी, फिर हमें आगे वाली पोजीशंस भरनी है, तो आगे वाली हम वही रिकर्सिव फंक्शन से कर लेंगे। तो मैं करंट नंबर पहले भेज रहा हूँ, फिर मेरा जो एरे है वो, फिर आगे वाली पोजीशन, तो दैट विल बी पॉज +1,
राइट, ऐसा ऐसा करके मेरा नंबर बन रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा ही छोटा सा लॉजिक है। ठीक है, अब इसमें ये रिकर्जन स्टॉप कब होगा? ठीक है, तो वो बेस कंडीशन मेरे को देनी है। तो सिंपल सी बात है, जब मेरा पूरा करंट नंबर जो एरे है, जो मेरा एक्चुअल जो नंबर मैं बना रहा हूँ, वो पूरा नंबर जब बन जाएगा तो मैं वहां पे स्टॉप कर जाऊंगा अपना रिकर्जन, राइट। तो वो कैसे पता कर सकते? तो सिंपल सा है यार, जब करंट नंबर का मतलब जो पॉस है वो एरे के साइज के बराबर हो जाए। कि मान लो आप जब मान लो ये आपकी लास्ट पोजीशन है, ठीक है, इसके बाद आप एक और अगर पॉस प्लस वन करोगे तो इसमें क्या होगा? बेसिकली पॉस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपके इनपुट के बराबर, एन के बराबर, है ना, मतलब जो आपका एरे साइज का जो भी एन दे रखा था, राइट। तो जब ये मेरा पॉस मेरा एरे डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा नंबर पूरा बन चुका है, तो वो नंबर मैं अपने एएनएस में कर दूंगा पुश। ठीक है, करंट नंबर मैं यहाँ से कर लूंगा रिटर्न। ठीक है, तो ये मेरी बेस कंडीशन हो गई मेरे इस रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं करी। आई थिंक सो सारा सारा इसे काम करेगा। गुड, फाइन, रन करके देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। ओके, वी मिस्ड सम सेमीकोलन समवेयर। अच्छा, मैं सेमीकोलन ना भूलिए। कूल, अब सबमिट कर देख लेते हैं यार, क्या आंसर अपना सही है कि नहीं है, होशियार है हम उतने की नहीं है, इस क्वेश्चन का मामला खत्म कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके, सो वी गॉट द सक्सेस, हमने क्वेश्चन का कर दिया मामला खत्म। बट कुछ चीजें हैं जो इसमें डिस्कस करनी है, हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं। क्या बता रहा हूँ? अब ये था हमारा काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, कि हमने यार जो दिमाग में आया वो कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज कहाँ कर सकते हो यार, ये चीज तो अपने को करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ऑप्टिमाइज, इस वाले अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूँ, इसमें तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगने वाला। ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है यार आपके, ठीक है, ये तो ऐसी है, सिंपल सी है। यहाँ पे इस रिकर्सिव फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये तो मुझे को करना ही करना है कि हर एक एरे के हर एक डिजिट को मैं डालूंगा उस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये चीज भी मैं ओमिट नहीं कर सकता। ओमिट कर क्या सकता हूँ? ओमिट यहाँ पे मैं इस डिजिट नॉट यूज के मेथड को कर सकता हूँ ऑप्टिमाइज। कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं डिजिट नॉट यूज का फंक्शन देख लूँ तो उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये फॉर लूप खुद था, और इसके अंदर बेसिकली एक तरह से एक और फॉर लूप चल रहा है। तो बेसिकली थोड़ी सी स्क्वायर टाइम्स की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हो रही है। तो क्या कोई रास्ता है जहां पर मैं कुछ ऐसा चेक कर पाऊं कि बिना मतलब ये इसको ऑप्टिमाइज करके, कि मैं कैसे चेक कर पाऊं कि मेरी डिजिट यूज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी एसटीएल हेल्प करेगी। अगर आपको अनऑर्डर्ड सेट या फिर अनऑर्डर्ड मैप की वैसे जरूरत नहीं है, बट वो भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर आपको वो अनऑर्डर्ड सेट की फंक्शनलिटी पता है कि क्या होता है, कब कब यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो। तो वो यार मैं दिखा देता हूँ। लॉजिक तो यार यही था, बस यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन खेल रहे हैं, तो जल्दी से करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड सेट बना रहा हूँ। अनऑर्डर्ड सेट बनाते हैं, इसका नाम रखता हूँ एस। ठीक है, तो बेसिकली ये सेट क्या कंटेन करेगा? ये सेट मेरा कंटेन कर रहा होगा, ये मेरे कौन कौन से नंबर अकर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये सेट भी अपना पास करूंगा इस फंक्शन में। डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि मेरे को लिखना ना पड़े। तो मैं ऐसा, ठीक है, ये चीज, और मैं यहाँ पे यही करूंगा, ये इफ, इस इफ को हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हम करंट नंबर में वो डालेंगे, पोजीशन में वो एरे का डिजिट डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा, बट ये तभी डाल रहे होंगे जब हमारा वो ऑलरेडी अकर नहीं होगा सेट में, मतलब जो हम सेट हमारा बेसिकली वो एस क्या कंटेंट कर रहा है कि कौन सी डिजिट अकर हो चुकी है। तो अगर एस डॉट फाइंड एरे आई इज इक्वल इक्वल एस डॉट एंड है, ठीक है, इट मीन्स वो नंबर मेरा कभी अकर नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा, तो मैं उसको पुश करूंगा, और मतलब उस नंबर को मैंने यहाँ पे यूज किया, और क्योंकि मैं उस पोजीशन में यूज कर चुका हूँ, तो मैं इसको अपने सेट में इंसर्ट भी कर दूंगा, एरे आई इंसर्ट कर दो। ठीक है, फिर मैं अपना हेल्पर फंक्शन दोबारा कॉल करूंगा आगे की डिजिट्स को बनाने के लिए। तो वो क्या होगा, हेल्पर, तो पहले मेरा जाएगा करंट नंबर। ठीक है, फिर जाएगा मेरा एरे, फिर जाएगा मेरा पॉज, फिर जाएगा मेरा सेट, सॉरी पॉज प्लस वन आगे के डिजिट्स के लिए। ठीक है, ऐसा। अब जब ये आगे के सारे नंबर्स बना के आ जाएगा, जब वापस रिकर्जन इस वाले फंक्शन वापस आएगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपका ये वाला हेल्पर जब कॉल होगा तो आगे की पोजीशन में सारे नंबर जो भी फॉर्म होने थे हो जाएंगे।
अब जब वापस रिकर्शन बैक होके यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, अब आपका एक नया डिजिट डलेगा। तो नया डिजिट डलेगा तो अब उस पोजीशन पे एक नया डिजिट डालो, जैसे पहले 2 डाला, अब 2 की जगह 3 डालोगे तो अब 2 यूज तो नहीं हुआ होगा ना, तो उस 2 को डिलीट तो करना पड़ेगा आपको उस अपने सेट से। तो यहाँ पे करूंगा एस डॉट इरेज जो भी मेरा वो फंक जो भी मेरा नंबर पहले डाला था, क्योंकि अब एक नया उस जगह पे एक नया नंबर आ रहा है, ठीक है, तो पुराना नंबर को वहां से डिलीट मारो, तो वो यूज भी नहीं हो रहा होगा तो उसको हटा दो वहां से, ठीक है। तो ये करा मैंने। अगर मैं देखूं अगर ये चीजें, अब मेरे को उस डिजिटल की जरूरत नहीं है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अनऑर्डर्ड सेट में फाइंड करने की, इंसर्ट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट्स O ऑफ 1, बिकॉज अनऑर्डर्ड सेट आपका काइंड ऑफ एक हैश टेबल जैसा होता है। तो बेसिकली अब आपका ये बेसिकली सिर्फ एक ही फॉर लूप है जो जिसके अंदर O ऑफ 1 वाला बेसिकली लॉजिक आपने लगा दिया है, ठीक है। तो देखते हैं यार अभी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार और। कूल। नाइस अगेन, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए टाइम पे मत जाना, लीड कोड पता नहीं कैसे जज करता है, आई डोंट नो, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि हाँ आपका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ये अब ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक सिंपल से वे में समझा दिया, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज वे में लिखने जाओगे तो वो और दिखा देता हूँ कोड, थोड़ा पोजीशन पास करने की जरूरत नहीं है, पुश बैक पुश बैक पुश बैक पॉप बैक इन सबसे काम भी हो जाता है आपको, वो थोड़ा सा यार नॉर्मल है, वो कोडिंग वाली चीजें, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीजें आ जाती है, बट लॉजिक आपका यही होने वाला है, ठीक है। तो वो कोड भी मैं आपको दिखाया तो वो कोड होगा कैसा, तो वो कोड थोड़ा आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप ये कोड खुद से एनालाइज कर सकते हो अपना एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो वो कोड आपका ये है, ठीक है, ये सिंपल सा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, छोटा सा कोड है, ठीक है। तो यार आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन का मामला कर दिया खत्म। बेसिकली इसी टेक्निक को हम बैक ट्रैकिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो बेस हम इसका बेसिक यही बैक ट्रैकिंग होती है यार, ठीक है। तो आई होप सो अगर मैं आपको पहले ये नाम बता देता कि भाई ये क्वेश्चन बैक ट्रैकिंग से होने वाला है, अच्छे से इसका कोड ऐसे लिखते हैं बैक ट्रैकिंग में, तो यार आधे बच्चे, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे टाइम पे तो मुझे यही फील होता था, ठीक है, कि यार ये बैक ट्रैकिंग ऑलरेडी बहुत कठिन कॉन्सेप्ट होता है यार, समझ में नहीं आएगा यार, कैसे करूँ क्या, मतलब पढ़ना बेकार है, इसको छोड़ देता है अभी के लिए, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि यार जो चीज हमको नहीं आ रही होती है, जो बोल देते हैं कि यार ये बहुत कठिन है, तो उसका सिंपल से सिंपल सा क्वेश्चन भी होता है ना, तो भी हमें दिमाग चलता ही नहीं हमारा, हम कर ही नहीं पाते उसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले इसका टॉपिक का नाम नहीं बताया, क्योंकि मुझे बता दें क्वेश्चन आसान है, अगर कोई समझाएगा तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया। अब यही होती है बैक ट्रैकिंग यार, ठीक है, और कुछ नहीं है बैक ट्रैकिंग आपकी, ठीक है। तो आई होप सो यार आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी है क्वेश्चन को सही से समझाने में, ठीक है। तो अगर आपको सही से समझ में आ गया हो तो आपको पता है यार, अगर समझ में आ गया तो यार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। मतलब पता चल जाएगा कि मैंने अच्छा समझाया है कि नहीं समझाया, आपके लाइक से वो चीज़ मेरे को पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए रैंडम क्वेश्चन या किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपके साथ वो क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर वही वाली बात दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दें। तब तक सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।